हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म हिस्ट्री का। हिस्ट्री की आपकी जो बुक है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहली चीज़ तो हम नेशनलिज्म क्या है वो समझते हैं। नेशनलिज्म का मतलब सिंपल है, देखो एक स्टेट एक कंट्री होती है जो कंट्री के जो भी सिटीजन्स है वो अपनी कंट्री को एज अ होल या फिर एज अ नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर वो खुश देखते हैं तो एक वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग होती है। तो ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग कब से शुरू हुई और कैसे हुई यूरोप में हम देखेंगे। तो एक्चुअली जो पेज नंबर 3 और 4 पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सिर्फ यही है कि पहले क्या था कि जो भी यूरोप के नेशंस है, बड़े नेशंस है जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब पहले एज अ मोनार्कियल रूल के अंदर थे। मोनार्कियल रूल का मतलब समझो क्या था कि उस वक्त जो किंग्स और एम्परर्स थे वही लोग रूल करते थे, और वो किंग्स के बाद कि उनके सन्स और डॉटर्स वो रूलर्स बनेंगे। और इसके वजह से क्या होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा किंग्स और एम्परर्स के हाथ में होता था। जो कभी कभी क्या होता था कि जो भी वो एरिया के या तो फिर वो किंगडम के जो भी पीपल है उनके लिए ऐसा फीलिंग होती थी कि हमारे साथ शायद कोई इनजस्टिस हो रहा है। तो वो मोनार्कियल जो रूल था वो मिड 16-17 सेंचुरी तक लोगों को ऐसा फील होने लगा कि ये मोनार्कियल रूल हमें ख़त्म करना है। तो फ्रांस में कैसा रिवॉल्यूशन आया जो पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ है उसमें सिर्फ यही दिया है कि कैसे फ्रांस के जो सिटीजन्स थे वो लोग समझने लगे कि कैसे हमें एक खुद की एक कंट्री बनानी है, खुद की एक ऐसा एक नेशनलिस्टिक फीलिंग वाली कंट्री होनी चाहिए जिसका खुद का एक फ्लैग होगा, जिसका या तो फिर खुद के ट्रेडिशंस होंगे, खुद के कस्टम्स होंगे। और उसी में फिर फ्रेंच के जो नेशनलिस्ट थे उनका एक लीडर था जिसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या किया, पेज नंबर 6 पे आ जाओ। नेपोलियन ने अपनी एक आर्मी बनाई जो फ्रांस में लिबरेट करने लगी मतलब जो भी किंग्स और क्वींस थे कि जो रूल कर रहे थे उनको वो लोग उनके रूल से फ्री करने लगे, और वो एक लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन बिठाने लगे। एक एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न ऐसा क्रिएट हो गया कि जो फोकस करेगा टोटली ऑन ऐसी चीज़ों पे कि जो पब्लिक के लिए होगी, ना किंग्स और एम्परर्स के सेल्फिश ग्रीड के लिए होगी। लेकिन वहाँ पर नेपोलियंस को प्रॉब्लम्स क्या हुई थी कि जब यानी पेज नंबर 7 पे ये दिया हुआ लास्ट पैराग्राफ में कि जब भी कोई यानी नेपोलियन ने जब अपनी आर्मी इरेक्ट की थी तब वो आर्मी को ऑफ कोर्स रिसोर्सेज चाहिए, तो टैक्स बढ़ गए थे पीपल पे वहाँ पर, और साथ में कई लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूट कर दिया गया था, जिसके वजह से क्या हुआ था कि पब्लिक को सभी लोगों को नेपोलियन के आइडियाज़ अच्छे नहीं लगने लगे थे। ठीक है, अभी आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आने लगी। सेकंड पैराग्राफ में ये हमें बताया गया है कि यूरोप जो सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर कई ऐसे ग्रुप्स थे, ऐसे एथनिक ग्रुप्स, ऐसे रिलीजियस और लैंग्वेज बैरियर्स क्रिएट हो गए थे कि वहाँ पर वो लोग काफ़ी डाइवर्स थे, काफ़ी डिफरेंस था वो उन ग्रुप्स में, और वहाँ पर वो लोग कभी एक दूसरे के साथ यूनिटी में नहीं रहे थे। तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई हम देखते हैं। 2.1 का जो टॉपिक है हमारा, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, वो शुरू कैसे हुआ पहले हम देखते हैं। पहली चीज़ तो वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी कैसी थी कि टोटली डोमिनेटेड बाय रिच पीपल थी। वो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसा था कि जो रिच लोग थे वो उन्हीं को एजुकेशन इजीली अफोर्डेबल था, और वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी सीखते थे। तो वो लोग जो भी रिच लोग थे वो लोग क्या करते थे कि जो भी पुअर पब्लिक है, पुअर पब्लिक उनको सर्फ्स, SERF सर्फ्स कहा जाता था। ये मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जब पुराना फ्यूडल सिस्टम था, जो यूरोप में नेशनलिज्म शुरू हुआ उसके पहले की बात है, क्या होता था कि जो भी रिच लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग क्या करते थे, पुअर लोगों को उनका जो भी लैंड था वहाँ पर रहने के लिए जगह देते थे। इन टर्न वो जो
लेबर सप्लाई करना पड़ता था, जो भी जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उनको, रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनको। लेकिन ये चीज़ कैसी थी, वो लेबर उन्हें लाइफ टाइम सप्लाई करना पड़ता, यानी वो पूरी ज़िंदगी पुअर ही रहेंगे। ना ही उनके पास लैंड खरीदने की परमिशन थी और ना ही उनके पास लैंड खरीदने का कोई राइट था। तो जिसके वजह से क्या हुआ था कि जो भी एरिस्टोक्रेटिक जो एरिस्टोक्रेटिक रिच क्लास था, वही वो लोग लीडर्स थे इन सब के। और ये सब जो लीडर्स थे, वो लोग एक टाइप का एक्सप्लॉयटेशन ही कर रहे थे पुअर पीपल का, जिसके वजह से पुअर पीपल को भी फील होने लगा कि हमारे लिए जो भी हो रहा है वो हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश हुए थे, जिसके वजह से क्या हुआ कि वो जो इंडस्ट्रीज़ में जो जॉब करने वाले लोग हैं, वो लोग ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्रीज़ में काम करना है उसका तो एजुकेशन लेने ही वाले हैं, लेकिन साथ में वो लोग वो भी एजुकेशन लेंगे जो सोशल और पॉलिटिकल हो। जिसके वजह से क्या हुआ था कि एक नया मिडिल क्लास शुरू हुआ था। पहले मिडिल क्लास नहीं था, पहले रिच क्लास और पुअर क्लास ही था। तो वो मिडिल क्लास था, वो मिडिल क्लास को एक फीलिंग होने लगी कि हमारा एक यूनिटी होना चाहिए और एक लिबरल आइडिया होना चाहिए पूरे नेशन का, कि जहाँ पर लोगों को अलग अलग चीज़ें इजीली अफोर्डेबल हो। और वो चीज़ें क्या थी, वो हम 2.2 में देखेंगे। व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, जो पेज नंबर 9 पे है। तो लिबरल नेशनलिज्म के 3 मीनिंग थे। पहली चीज़ की एक सोशल मीनिंग, सेकंड चीज़ एक पॉलिटिकल मीनिंग है, और थर्ड चीज़ एक इकोनॉमिक मीनिंग है। वो मैं तीन समझाता हूँ। पहली चीज़ तो सोशल मीनिंग है। सोशल मीनिंग क्या था कि जो लिबरल्स थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, उनको मेन चीज़ सबसे पहला फोकस था उनका कि हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए बिफोर द लॉ। क्योंकि कई बार क्या होता था कि जो रिच क्लास थे वो कई क्राइम्स करके छूट जाते थे। और इक्वालिटी मेन चीज़ तो सिर्फ लॉ के सामने नहीं, पूरी सोसाइटी में हमें एक इक्वालिटी चाहिए, ये उनका सोशल मीनिंग था। पॉलिटिकल मीनिंग यही था कि कई पुअर है, उन्हें वोटिंग के राइट्स नहीं दिए जाते थे। वो लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि हमारे लीडर्स कौन थे। वो लोग मतलब चुन नहीं सकते थे कि कौन हमें लीड करेगा। और तीसरा इकोनॉमिक जो मीनिंग है लिबरल नेशनलिज्म का, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये थोड़ा सा हम इसे डिटेल में समझेंगे कि इकोनॉमिक मीनिंग क्या था लिबरल नेशनलिस्ट के लिए। जो मैंने तुम्हें समझा कि उस वक्त अलग अलग ऐसे जो मोनार्कियल किंगडम्स थे, ऐसे एरियाज थे जो किंग्स और जो लैंडलॉर्ड्स रूल कर रहे थे। तो उस वक्त क्या था कि एक कंट्री नहीं थी। तो सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई एक बिजनेसमैन है, उसे अपने अलग कोई स्टेट या अलग कोई किंगडम में अपना बिजनेस करने जाना है, या तो फिर अपने जो भी वेयर्स है वो बेचने के लिए जाना है, तो उसे वहाँ पर कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती, जिसकी वजह से उसकी इनकम काफ़ी कम हो जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि काफ़ी कम डिस्टेंस पे ही कोई अलग सपोज कोई किंगडम अलग हो गया, तो उस किंगडम के किंग को उन्हें काफ़ी सारा जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो भरनी पड़ती थी। जिसके वजह से क्या हुआ था कि एक यूनिटी नहीं थी जो भी वो पूरा एम्पायर था उसमें। तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी कि ये सब हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल्स है, हमारे लिए ये सब प्रॉब्लम है कि जो भी मैंने समझा तुम्हें कि ये 3 सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ये सब ख़त्म करके हमें खुद का एक अलग से ऐसा एक नेशन स्टेट बनाना है, एक ऐसा कंट्री बनाना है कि जिसमें इक्वालिटी भी हो इन इकोनॉमिक सेंस, सोशल सेंस एज वेल एज पॉलिटिकल सेंस। ठीक है। जो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 10, उसमें एक न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखो, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे वो सबसे बड़े थे, जिसके वजह से जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो लोग काफ़ी उभर के आ रहे थे। लेकिन कंजर्वेटिव पीपल एक टोटली अलग टाइप के पीपल थे। वो लोग क्या समझते थे कि हमें मोनार्की तो नहीं चाहिए, यानी किंग्स और क्वींस का रूल तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो लिबरल्स थे, लिबरल्स कैसे थे कि लिबरल्स को लोग काफ़ी मॉडर्न मानते थे, कि मॉडर्नाइजेशन काफ़ी आगे आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है या हमारा कल्चर है, मॉडर्न बनने में कल्चर ख़त्म हो रहा है। तो कंजर्वेटिव्स ऐसा सोचते थे कि मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन और कल्चर दोनों साथ में जाना चाहिए। जिसके वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने जो नेपोलियन के कई जो रिफॉर्म्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो कंजर्वेटिव्स ने फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि इन 1815 द
representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by Austrian Chancellor the Duke Metternich. ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन हुई थी। जो ट्रीटी में क्या था कि कई जो भी मोनार्कीज थे, जो सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया है द बोरबोन डायनेस्टी, मतलब जो बोरबोन डायनेस्टी के किंग्स और क्वींस थे जिन्हें नेपोलियन ने उन्हें राजाशाही जो उनके थ्रोन से हटा दिया है, तो उन्हें उनकी मोनार्की वापस दे दी जाएगी, लेकिन उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं दिया जाएगा। उसके जगह उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझो क्या होता है कि कोई भी मोनार्की हो, उन्हें वो कोई किंग तो रहेगा, यानी कोई एरिया है सपोज, उसका किंग तो रहेगा, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा। उसे एज अ किंग का जो इम्पोर्टेंस है वो तो मिलेगा ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन वही करेगा कि जो पब्लिक जिन्हें चुनती हो, पब्लिक जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी, वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन कंजर्वेटिव्स का एक इशू ये हो गया था कि 1815 में वो लोग ऑटोक्रेटिक हो गए थे। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि वो लोग उनके अपोज का जो भी आवाज़ था, जो भी उनका जो लोग उनके प्रोटेस्ट करते, जो भी उनके आइडियाज़ को अपोज करते थे, वैसे लोगों को वो लोग सहन नहीं कर पाते, वो लोग क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि उन लोग ने ना ऐसे कई लॉज लाने शुरू कर दिए कि जो क्रिटिसिज्म उनका हो रहा था, जो भी लोग उनका अपोज कर रहे थे, वो सब लोगों को वो लोग स्लोली ख़त्म करेंगे। और यही रीज़न था कि जिसके वजह से क्या हुआ कि वो कंजर्वेटिव्स भी मोनार्कियल डायनेस्टी से कम नहीं थे। उन्होंने थोड़े बहुत आइडियाज़ डिफरेंस थे, लेकिन कंजर्वेटिव्स वेर एक कैसे एक टाइप के मोनार्कियल किंग्स और क्वींस की तरह ही थे, जिसके वजह से रिवॉल्यूशनरीज बाहर आने लगे। रिवॉल्यूशनरीज कौन थे? पेज नंबर 12 पे जो 2.4 में 2 पैराग्राफ दिए हैं वो है। रिवॉल्यूशनरीज समझो कौन थे। जब ट्रीटी ऑफ वियना बना उसके बाद जो कंजर्वेटिव्स थे, जैसे मैंने कहा कि उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना नहीं आता था, जिसके वजह से कई जो मिडिल क्लास फैमिलीज थे उनका जो भी वॉइस ऑफ डिसेंट, मतलब वो जो आइडिया पे अपोज कर रहे हैं वो आइडियाज़ को ख़त्म होने लगे। तो ऐसी अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ मतलब ऐसा कोई लीगल ग्रुप नहीं था, लेकिन वो लोग खुद अपने हिसाब से इकट्ठा होते थे और आइडियाज़ डिस्कस करते थे। वो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ के कई ऐसे लोग बनने लगे जो लोग क्या करने लगे कि जो भी कंजर्वेटिव्स है उनके आइडियाज़ को कैसे ख़त्म करना है उसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं। और वो सोसाइटीज़ धीमे धीमे बढ़ते गए। उसमें से एक इंडिविजुअल एक ऐसा मेंबर था कि ग्यूसेपे माज़िनी, जो इटली के जेनोवा स्टेट में उसका बॉर्न हुआ था। उसने काफ़ी सारा, तुम सेकंड पैराग्राफ में पढ़ोगे तो उसने काफ़ी सारा हेल्प किया था कि अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को डेवलप होने में, जो खुद को वो रिवॉल्यूशनरीज कहते थे, ठीक है। फिर पेज नंबर 13 पे आ जाओ, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। जो जैसे मैंने कहा कि रिवॉल्यूशनरीज आगे बढ़े तो वो लोग रिवॉल्यूशंस करने लगे। अभी रिवॉल्यूशंस में कई बार प्रोटेस्ट थे वो वायलेंट हो गए। तो सेकंड पैराग्राफ में दिया है कि जुलाई 1830 में जो बॉर्बन किंग्स को कंजर्वेटिव्स ने उन्हें वापस रिस्टोर कर दिया है उनके पावर को, तो उन्हें लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने टोटली हटा दिया गया। लेकिन वो जो इवेंट था उसके वजह से क्या हुआ कि बाकी जो यानी फ्रांस के आसपास के जो किंगडम्स है, जैसे जो कंट्री ऑफ इटली है, जर्मनी है, ये सब जगह पर भी वो सब वॉयलेंट प्रोटेस्ट होने लगे। और उसके वजह से क्या हुआ कि आखिर में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, जिसमें जो ग्रीस में जो वॉयलेंट हो रहा, ग्रीस एज अ कंट्री को उन्होंने टोटली ऐसा एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें हमने देखा कि ग्रीस एक ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, तो ग्रीस में जो नेशनलिस्ट को जो सपोर्ट मिला था वो उससे क्या हुआ था कि उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट के वजह से आखिर में वो लोग ने ऑटोमन एम्पायर से अपना नेशन अलग कर लिया था और उस नेशन को उन्होंने एज अ ग्रीस नाम दे दिया, ठीक है। 3.1 में जो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग है उसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहली चीज़ तो है ना, यहाँ पर एक लाइन दी गई है पेज नंबर 13 पे कि कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। मतलब क्या हुआ था कि मैंने तुम्हें बताया कि जब रिवॉल्यूशनरीज बॉर्न हुए थे, कंजर्वेटिव
के अपोजिट। तो रिवॉल्यूशनरीज के जो आइडिया थे, जो रिवॉल्यूशंस थे, वो सब काफ़ी वॉलेंट हो गए थे, कि जिसके वजह से क्या हुआ था कि अब अभी सपोज तुम कोई भी गवर्नमेंट का कोई आइडिया है जिसे अपोज कर रहे हो, लेकिन तुम वो वॉलेंटली अपोज कर रहे हो, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट तुम्हारा अपोज करेगी कि तुम वॉलेंट हो रहे हो, तुम डिस्कशंस में पार्ट नहीं ले रहे हो। इसलिए क्या हुआ कि एक कल्चरल मूवमेंट शुरू हुआ था। कल्चरल मूवमेंट ऐसा शुरू हुआ था कि जो आर्ट्स, मतलब जो ड्रामा और ऐसा थिएटर में प्लेज हो रहे थे, फिर पोएट्री और जो भी लोग स्टोरीज सब स्प्रेड हो रही थी, उसमें सब नेशनलिस्ट वाली स्टोरीज और ये सब स्प्रेड हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ज़्यादा एम्फेसिस इस पे दिया गया कि जो भी वहाँ पर जो भी रिवॉल्यूशनरीज है, वो लोग नेशनलिस्ट आइडिया स्प्रेड करेंगे, और लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज़ थे। वो आइडियाज़ ऐसे थे कि वो एक कलेक्टिव फीलिंग बना रहे थे अपने कल्चरल पास्ट का और साथ में अपने मॉडर्न नेशन का, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म का एक मीनिंग यही होता है कि तुम कल्चर से यूनिटी वाले आइडिया स्प्रेड करो, ठीक है। लेकिन उसमें इश्यूज़ क्या हुआ था कि जो लास्ट पैराग्राफ है, सॉरी, पेज नंबर 15 पे 3.2 के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, वो उसमें दिया गया है कि लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। वो पोलैंड जो कंट्री थी, रशिया ने पोलैंड को कैप्चर कर लिया था, और वहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज को टोटली वहाँ से ख़त्म करने का ट्राई किया था रशिया ने। तो द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। मतलब ये लास्ट लाइन में यही बताया गया है कि जो पॉलिश लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे थे लोग, वो लोग रशिया का जो डोमिनेंस है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। अभी 3.2 में हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट है। इसमें देखो 1830s तक हमने कैसे देखा कि पहले शुरुआत में नेपोलियन अपने लिबरल आर्मी के साथ सब उसने लिबरेट किया था फ्रांस को, उसके अगेंस्ट कंजर्वेटिव्स आ गए थे, लेकिन कंजर्वेटिव्स के आइडियाज़ भी मोनार्कियल आइडियाज़ से कम नहीं थे, और उनके अपोजिट रिवॉल्यूशनरीज, जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, वो आ गए। उनके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये सब पूरा जो यानी फ्रीडम स्ट्रगल टाइप हो रहा था, वो स्ट्रगल के अंदर हंगर और हार्डशिप कैसे बढ़ गया था। क्योंकि सिंपल है कि वहाँ पर आर्मीज सब फाइट हो रही थी, और कई बार ऐसे हुआ था कि कई सालों में जो उनका हार्वेस्ट होता है, जो फार्मिंग का हार्वेस्ट होता है, वो भी कम हो गया, जिसके वजह से खाने पीने के जो आइटम्स थे उसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए, और लोग वहाँ पर काफ़ी लोगों को हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी थी, जिसके वजह से क्या हुआ था कि एक ऐसा रिवॉल्यूशन खड़ा हो गया था कि लोग ये कर रहे थे, जो उनके लीडर्स थे उनके सामने ऐसा अपोज कर रहे थे कि हमें एम्प्लॉयमेंट की जगह हमें जॉब्स चाहिए, हमें यहाँ पर हमें खाना पीना चाहिए, हमें रोज़ का हमें 2 टाइम का खाना पीना चाहिए, इसलिए हमें जॉब्स दो, ठीक है। यही चीज़ थी कि हंगर और हार्डशिप को कैसे फेस हो रहे थे, और हंगर और हार्डशिप के वजह से कैसे रिवॉल्यूशंस खड़े हुए, ठीक है। फिर 3.3 है कि 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इसमें है ना मेनली ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये पूरा पढ़ के आपको बताऊंगा। पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पेजेंट्स इन वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द 1848 a revolution led by educated middle class was underway. Events of February 1848 in France had brought about abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage has been proclaimed. वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि जो हंगर और हार्डशिप के वजह से जो भी स्ट्रगल्स और रिवॉल्ट्स हो रहे थे, उसके अलावा भी पुअर के अलावा एक मिडिल क्लास था कि जो अपना एक रिवॉल्ट कर रहा था, और उन्होंने मेन क्या था कि यूनिवर्सल मेल सफरेज पे फोकस था उनका। यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी जो भी 18 साल के ऊपर के जो भी मेल्स हैं उनको सबको वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए, इसको हम यूनिवर्सल मेल सफरेज कहते हैं, ठीक है। इन सेकंड पैराग्राफ पे आ जाओ। इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class professional businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German national assembly. जर्मनी तब यूनिफाइड नहीं था, लेकिन जो जर्मनी में मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, जो बिजनेसमैन थे, काफ़ी आर्टिस्ट थे, वो सब ने मिलके डिसाइड किया कि हम जर्मनी में एक जर्मन नेशनल असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। कोई मोनार्कियल रूल हमें वहाँ पर नहीं चाहिए, कोई कंजर्वेटिव्स का रूल भी हमें वहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट।
When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose elected assembly. While the opposition of the aristocracy and the military became stronger, the social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by middle classes who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in and assembly was forced to disband. यानी जो मिडिल क्लास के पब्लिक थे वही उन्होंने ही पार्लियामेंट में खुद को इलेक्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि उसके पहले जब जो फ्रेडरिक विल्हेम जो प्रशिया का किंग है, जो उस वक्त जर्मनी को रूल कर रहा था, वो जो किंग है उसको जब इन्होंने डिसाइड किया कि पूरे जर्मनी में ऐसा पार्लियामेंट होगा कि जहाँ पर असेंबली में मिडिल क्लास पीपल होंगे, तो उसने वो रिजेक्ट कर दिया था। और जब ये जो मिडिल क्लास के पार्लियामेंट में इलेक्टेड लोग थे, उन्होंने जब जो वर्कर और आर्टिसंस का डिमांड को सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने जो यानी जो मिडिल क्लास है उनको वो पुअर पब्लिक का सपोर्ट भी नहीं मिला। और फिर क्या हुआ कि बाकी सब मोनार्कीज के साथ मिलके फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने जो पार्लियामेंट है उसको टोटली डिसबैंड यानी उसको टोटली ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेकिन उस वक्त ना एक जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो वुमेन था उनके साथ जो इनजस्टिस हो रही थी ना, वहाँ पर भी एक लिबरल मूवमेंट शुरू हुआ था। क्या हुआ था कि वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड suffrage rights during the election of the assembly. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1948, they could not restore the old order. Monarchs were beginning to realize the cycles of revolution and repression could be only ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce changes that had already taken place in Western Europe before 1815. मतलब क्या हुआ था कि जो वुमेन लेडीज़ थी उन्हें भी सफरेज, उन्हें भी वोटिंग राइट्स चाहिए थी, जिसके वजह से उन्होंने अपने जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस और अपने जो भी प्रोटेस्ट हैं उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया था। वो लोग अपनी भी पॉलिटिकल मीटिंग्स भी रखते थे और इसके वजह से क्या हुआ कि आखिर में जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी लिबरल प्रोटेस्ट है वो ख़त्म तो होने वाले हैं नहीं, इसलिए हमें उन्हें थोड़ा बहुत कंसेशंस तो यानी थोड़े बहुत उन्हें जो भी उनके राइट्स है वो तो उन्हें देने ही पड़ेंगे। तो जो सेंट्रल यूरोप था उसमें जो वेस्टर्न यूरोप मतलब फ्रांस जो था, फ्रांस में जो नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स लाए थे वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप मतलब जर्मनी और इटली, और ईस्टर्न यूरोप मतलब प्रशिया और पोलैंड, ये सब जगह भी वहाँ पर जो भी लिबरल मूवमेंट्स थे उनके जो कई सारे राइट्स उन्हें मिलने लगे, ठीक है। सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश, मतलब मैंने तुम्हें सर्फडम समझाया था कि कैसे पुअर पब्लिक को रहने के लिए जगह देते थे लेकिन उन्हें वहीं पर फिर काम करना पड़ता था पूरी ज़िंदगी, तो उसे ख़त्म कर दिया गया और वो उन्हें भी राइट्स मिलने लगे कि आप जॉब्स कर सकते हो और आप खुद का लैंड भी खरीद सकते हो, खुद का घर भी खरीद सकते हो, ठीक है। द हार्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1867। ऑस्ट्रिया हंगरी का जो हार्सबर्ग रूलर्स का जो भी डोमिनियन है वो टोटली ख़त्म हो गया, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑल राइट।